इतिहास के सुनहरे पन्नों में कई महान व्यक्तियों के नाम हीरे मोतियों की तरह जड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्हीं पन्नों में कई नाम ऐसे भी हैं जो धूमकेतु की तरह थोड़ी देर के लिए अपनी चकाचौंध दिखाकर फिर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं और महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के मार्ग भले ही अलग थे, विचारधाराएं भले ही जुदा थीं, परंतु वास्तव में वह सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और वो लक्ष्य था आजादी। अंडमान द्वीपों का उल्लेख हमें रामायण में पढ़ने को मिलता है। सीता जी को बचाने हेतु हनुमान जी ने जब लंका की तरफ उड़ान भरी थी तो उन्होंने इन द्वीपों का उपयोग एक सोपान के रूप में किया था। मलय लोगों ने उन्हें हंडुमान कहा और अब अंडमान यही उसी शब्द का रूप है। रामायण की रोचक कथाएं भारतीय समुद्र तट के व्यापारियों और नाविकों ने दक्षिण पूर्व एशिया के सुदूर किनारे तक पहुंचाई। दक्षिण पूर्व एशिया की जल यात्रा में तमिलनाडु के चोला व्यापारी इन्हीं द्वीपों की पनाह लेते थे। 10,050 साल के तंजोर के शिलालेख में निकवरम मतलब नग्न जनों की भूमि का जिक्र हमें मिलता है। इसी तमिल नाम को पुर्तगालियों ने पुकारा निकोबार। तमिल जनों द्वारा निर्मित एक पुलिया हम आज भी निकोबार में देख सकते हैं। एक टूटी माला की मेहराब की तरह दिखने वाला और 6 और 14 अंश उत्तरी अक्षांश और 92 और 94 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित अंडमान द्वीप समूह कई शतकों तक इतिहास के मुख्य धारा से अलग थलग रहा। हालांकि विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए कुछ छुटपुट उल्लेख कभी कभार हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। डेनिश, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच और पुर्तगाली सत्ताधारकों ने यहाँ अपना उपनिवेश बसाने का भरपूर प्रयास किया। अब बारी थी दुनिया भर में अपनी उपनिवेश सफलतापूर्वक बसाने वाले अंग्रेजों की। अंडमान द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप समूह में प्रवेश के लिए एकमात्र बंदरगाह और यहाँ आने वाले हर किसी यात्री का पहला पड़ाव। इस क्षेत्र की सुहानी खूबसूरत जलवायु अनेक शतकों से विविध संस्कृति के लोगों को लुभाती चली आई है और इसी कारण भारतीय इतिहास में अंडमान द्वीपों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतीय जनता की निडर क्रांतिकारी भावना का एक प्रमुख स्मारक है यहाँ का सेलुलर जेल। जेल के निर्माण से पहले कैदियों को चैथम, रॉस और वाइपर द्वीपों पर रखा जाता था। 1858 में अंडमान के कैदियों की संख्या कुछ सैकड़ों में गिनी जा सकती थी, परंतु 19वीं सदी के अंत में यही संख्या 12,000 तक पहुंच गई थी। 1890 में 2 सदस्यों की समिति ने कैदियों को एकांत कारावास की सजा देने के लिए केरल की कन्नौर जेल की तरह पोर्ट ब्लेयर में एक नए जेल के निर्माण की योजना का सुझाव दिया। एबरडीन बाजार के नजदीक स्थित एटलांटा पॉइंट को इस निर्माण के लिए चुना गया। 1893 में इस जेल की इमारत का निर्माण शुरू हुआ और सैकड़ों कैदियों ने लगभग 10 साल तक दिन रात मेहनत कर ईंट और सीमेंट से बनी इस विशाल इमारत को पूरा किया। डंडस पॉइंट और नेवी बे भट्टी में टूटे हुए मूंगों के टुकड़ों से बनवाई गई लगभग 3 करोड़ ईंटों का उपयोग इस जेल भवन के निर्माण में किया गया। इन ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जगह गुड़ और सुर्की नामक चूने का इस्तेमाल किया गया। इसकी स्थापत्य रचना और भीमाकाय आकार इस भवन का एक अत्यंत आश्चर्यजनक पहलू रहा है। मध्यवर्ती मीनार से स्पर्शिकाओं जैसी फैलती हुई 7 भुजाओं वाला यह भवन ऑक्टोपस की तरह पहाड़ी की सभी दिशाओं में विस्तृत होता गया। हर भुजाएं 3 मंजिला थीं, जिसमें लंबे गलियारों के साथ एक कतार में कोठरियां बनाई गई थीं। इस जेल में एकांत कारावास के लिए 693 सेल्स मतलब कोठरियां थीं और इसीलिए इस जेल को सेलुलर जेल कहा गया। हर कोठरी का आकार 13.5 फुट गुणा 7.5 फुट था और उसमें 1.5 फुट चौड़ी खटिया रखी थी। इससे हमें आसानी से पता चल जाता है बंदियों के लिए कम से कम सुविधाएं उपलब्ध करने की भरपूर कोशिश की गई थी। कोठरी में खाना खाने के लिए एक लोहे के बर्तन के अलावा और कुछ भी सामान नहीं था, जिससे इस बर्तन में अक्सर जंग लग जाती थी, जिससे विषाक्त भोजन का खतरा बना रहता।
पूरे दिन के लिए 1 लोटा भर पानी दिया जाता था। इस काल कोठरी की पिछली तरफ हवा के लिए 3 फुट गुणा 1 फुट की एक ही छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। जेल के एक भुजा का पिछला हिस्सा दूसरे भुजा के अगले हिस्से की ही तरफ आता था। ज्यादा सावधानी बरतने के लिए दोनों भुजाओं के बीच एक दीवार भी बनी थी। इस वजह से जेल में कौन आया और कौन गया, इस बारे में बंदियों को बिल्कुल ही पता नहीं चल पाता था। हर मंजिल का पहला कमरा आकार में बड़ा बनाया गया था। यह कमरा गार्ड रूम का कार्य करता था, जबकि एक और संतरी मध्यवर्ती वॉच टावर पर तैनात रहता था। गिरफ्तार किए गए जिन भारतीय क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल भेजा जाता था, वे क्रांतिकारी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते थे। कुख्यात जेलर डेविड बेरी के अनुसार सेल्यूलर जेल की 6 महीनों का अनिवार्य एकांत कारावास खूंखार शेरों को भी मामूली सी पालतू बिल्लियों जैसा व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देता था। इस जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद छोटे अपराध के लिए पकड़े गए अपराधी 18 महीने के लिए अन्य जेलों में भेज दिए जाते थे, जहां अधिकारियों की निगरानी में उनसे कम कठिन कार्य करवाए जाते थे। परंतु समर्पित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को सेल्यूलर जेल में ही रखा जाता था। इस जेल का सबसे महत्वपूर्ण चरण रहा 1909 से 1921 तक, और दूसरा महत्वपूर्ण चरण था 1932 से 1938 के बीच का। अलीपुर षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, प्रथम लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव आर्मरी रेड मामला, आंतर प्रांतीय साजिश मामला, बनारस षड्यंत्र मामला, गोदावरी का रंपा विद्रोह और मालाबार का मोपला विद्रोह आदि जैसे अंग्रेजी सरकार विरोधी विभिन्न मामलों में अहम भूमिका निभाने वाले भारत भर के क्रांतिकारियों को यहाँ निर्वासित कर दिया गया था। हर स्वतंत्रता सेनानी के गले में धातु की एक पट्टी पहनाई जाती थी। उस पर उस बंदी से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे आदेश संख्या, अधिनियम नंबर लिखा हुआ करता था। यहाँ बंदियों को उनके अपराध के अनुसार चेन, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर रखा जाता था। क्रॉस फेटर कठोर बंदियों के लिए आरक्षित किया गया था। हर भुजा में कठोर श्रम की कर्मशालाएं हुआ करती थी। नारियल का छिलका निकालना, उसे पीट पीट कर उसका रेशा बनाना और हाथ की मशीन की मदद से उनसे रस्सियां और बोरियां बनाना, यह कैदियों के मुख्य कार्य थे। हर बंदियों को हर रोज 6 किलो रस्सी बनाना ही पड़ता था, या फिर शाम तक कोल्हू चलाकर 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था। 30 पाउंड बैल भी नहीं कर सकते हैं। जो भी इस असंभव कार्य को नहीं कर पाते थे, उन्हें यातनाएं दी जाती थी और लटका दिया जाता था। ये वही जगह है जहां वे कोड़े लगवाते थे, और यही वो वास्तविक कर्मशाला है जहां राजनीतिक बंदियों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था। इस छोटी सी इमारत की सादगी पर मत जाइए, इसका प्रयोजन बड़ा ही क्रूर रहा है। यहाँ फांसी का तख्ता हुआ करता था। अपने जीवन के आखिरी कदम चलते हुए बंदी अक्सर यहाँ अपना अंतिम संस्कार खुद ही कर लेते थे। इन हरे दरवाजों के पीछे उन्हें फांसी दी जाती थी। आमतौर पर एक साथ 3 बंदी यहाँ पर सूली पर चढ़ाए जाते थे। जैसे ही मध्यवर्ती निगरानी टावर से सायरन बज उठता था, वैसे ही बंदरगाह के पास चलने वाली नौकाओं को पता चल जाता था कि आज फिर 3 बंदी सेल्यूलर जेल की भेंट चढ़ गए। भारत की मुख्य भूमि से मीलों दूर समुंदर के काले पानी में बसा यह जेल अपनी सख्त सजा और कठोर जीवन परिस्थितियों की वजह से सजाए काला पानी के नाम से कुख्यात था। यह है नॉर्थ बे और यह है रॉस द्वीप। सेल्यूलर जेल से दिखने वाला यह सुंदर दृश्य हमें आज यकीन दिलाता है कि अतीत और वर्तमान एक ही सिक्के या नोट जैसा आप ठीक समझें के 2 पहलू हैं। इंद्रभूषण राय, बाबा मान सिंह, राम रखा, होतीलाल वर्मा, बाबूराम हरि, पंडित परमानंद, उल्लासकार दत्त, बविंद कुमार घोष, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, सुशील दास गुप्ता, विश्वनाथ माथुर। सेल्यूलर जेल में कैद किए गए सभी क्रांतिकारियों के नाम जेल के मध्यवर्ती टावर में सफेद संगमरमर की शिला पर खुदे हैं। सेल्यूलर जेल के सबसे प्रख्यात राजनीतिक बंदी रहे हैं अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। 1921 के दरमियान यहाँ पर वे बंदी बनाए गए थे। 2 दरवाजों वाली एक कोठरी में रखा गया था। इस कोठरी के सामने ही फांसी का तख्ता था।
विडंबना देखिए, उनके छोटे भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इसी जेल में बंदी थे, परंतु सावरकर जी को इसके बारे में पूरे 2 साल तक कोई खबर नहीं थी। इसी काल कोठरी की दीवारों पर सावरकर जी ने अपनी कमला काव्य नामक कविता की पहली पंक्तियों को खोदा था। आगे जाकर 300 पन्नों का महाकाव्य बना। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट और जेल के सामने स्थित शहीद उद्यान, यह दोनों स्थान सावरकर जी के नाम से जगमगा रहे हैं। जेल की भयानक परिस्थितियों की वजह से बंदियों ने 1937 में सामूहिक भूख हड़तालें की। लाहौर षड्यंत्र के बंदी महावीर सिंह और भगत सिंह के साथ ही अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक खाना खिलाने के प्रयास में शहीद होने वाले पहले बंदी थे। उनके बाद बारी थी मोहन किशोर नामदास और मोहित मैत्रा की। इन शहीदों की प्रतिमाएं आज सेल्यूलर जेल के सामने मानव से खुली चुनौती देते हुए शान से खड़े हैं। महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हस्तक्षेप से आखिरी भूख हड़ताल समाप्त हुई। ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक घोर यातनाओं से पूरा राष्ट्र जागृत हो गया। जनवरी 1938 में सेल्यूलर जेल के सभी कैदियों को भारत की मुख्य भूमि पर भेज दिया गया, परंतु अब भी अंडमान द्वीपों का इतिहास समाप्त नहीं हुआ था। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना में इन्हें एक अहम भूमिका निभानी थी। 1939 में शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अंडमान द्वीपों के इतिहास में और एक काला पन्ना जुड़ गया। ब्रिटेन इस विश्व युद्ध में अपनी पूरी ताकत के साथ शामिल हुआ था। अंग्रेज सरकार की दुरस्त कॉलोनियों पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा जमा लिया था और जनवरी 1942 में रंगून भी उनकी गिरफ्त में आ चुका था। 23 मार्च 1942 में जापानी सेना पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह में उतरी और उसने बंदूक की एक भी गोली चलाए बिना उस पर कब्जा कर लिया। 7 अक्टूबर 1945 तक 3 वर्ष जापानियों का यहाँ भयंकर कब्जा कायम रहा। भारतीय स्वतंत्रता लीग और आईएनए के सदस्य रहे बेकसूर और सुशिक्षित द्वीप निवासियों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर उन्हें भयानक यंत्रणाएं दी गईं और सेल्यूलर जेल की वही खौफनाक दरवाजे फिर एक बार भारतीय बंदियों के लिए खुल गए। जापानी शासनकाल के दौरान पोर्ट ब्लेयर में एक महत्वपूर्ण आगंतुक आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेजबानी हुई। उन्होंने सेल्यूलर जेल का दौरा किया और एडमिरल इशिकावा ने उनका स्वागत किया। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी ने पहली बार पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा लहराया। प्रांतीय सरकार के अध्यक्ष के रूप में उन्हें ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर में ठहराया गया। पोर्ट ब्लेयर में नेताजी स्टेडियम के पास पहला तिरंगा फहराने की इस घटना के स्मृति स्वरूप एक स्मारक का निर्माण किया गया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम भी दिया। परंतु नेताजी को भारतीय नागरिकों पर जापानियों द्वारा ढाए जा रहे यातनाओं की जानकारी से जानबूझकर दूर रखा गया। इसी दौरान श्रीलंका में स्थित अंग्रेज सेना ने लगातार छापे मार मार कर जापानियों पर दबाव बनाए रखा था। गांव वाले और आदिवासियों के मुखिया अक्सर अंग्रेजी पनडुब्बियों को जापानी ठिकानों के बारे में जानकारी मुहैया करा ही देती थी। मित्र सेनाओं के अचूक बमबारी से कई जापानी जहाज डूब गए। इसके परिणाम स्वरूप द्वीपों में कई अंधाधुंध गिरफ्तारियां हुई। जापानी शासन के आतंक का विवरण उपलब्ध नहीं है। सौदागर सिंह के अनुसार 3 बड़ी नावों में 700 मासूम लोगों को भर कर ले जाया गया और रात के घने अंधेरों में हैवलॉक द्वीप के पास उन्हें किसी अज्ञात जगह पर समुन्दर में फेंक दिया गया और डगनाबाद में 7 लोगों को गोली मार दी गई। बंदूर जाने वाले रास्ते से थोड़ी ही दूर हमें दिखाई देता है हम्फ्रीगंज की छोटी पहाड़ी पर यह एकांत उद्यान। 30 जनवरी 1944 के दिन जासूसी के झूठे इल्जाम के तहत सेल्यूलर जेल में कैद 44 मासूमों को यहाँ लाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। जिस स्थान पर इन्हें दफनाया गया वहाँ आज एक स्मारक स्थित है।
जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर की गई बमबारी का जवाब उन्हें मिला अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए परमाणु बम के रूप में। जापान ने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया। 7 अक्टूबर 1945 के दिन जापानी सेना ने इन द्वीपों का नियंत्रण औपचारिक ढंग से अंग्रेजों को सौंपते ही अंग्रेज सरकार ने फौरन इस कैदी बस्ती को बंद घोषित किया। आज सेल्यूलर जेल अपने पुराने भीषण रूप की केवल एक छाया बनकर रह गया है। नैसर्गिक विपदाओं और युद्ध की वजह से इसके 4 ब्लॉक ध्वस्त हो गए। जेल के प्रशासनिक विभाग में राजनीतिक बंदियों के चित्र और कुछ पुरालेख संबंधी सामग्री प्रदर्शित की गई है। अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के संगठन द्वारा किए गए अथक परिश्रमों की वजह से 11 फरवरी 1979 को सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। हर रोज शाम को धुंधल का एक मर्मवेदी ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम से जगमगा उठता है और हमें याद दिलाता है कि भारत की मुख्य भूमि से कई मील दूर अंडमान के विभिन्न स्थान हमें भारत की आजादी से जुड़ी अनेक घटनाओं के विषय में जानकारी दे सकते हैं। चलिए इतिहास की घड़ी को थोड़ा पीछे की ओर घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे अंग्रेजी शासन के विविध चरणों में इन जगहों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। 1777 में जॉन रिची ने बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण किया और उन्होंने भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इन द्वीपों में विशेष रुचि लेने की सिफारिश की। एक दशक के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को अंडमान द्वीपों का मुआयना करने के लिए और बंदरगाह के लिए उचित जगह ढूंढने के लिए नियुक्त किया। 1788 में ब्लेयर कोलकाता से दी एलिजाबेथ और वाइपर नामक 2 जहाज लेकर अपनी जल यात्रा पर निकल पड़े। तब उनके साथ थे बंगाल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट रॉबर्ट हाइड कोलब्रुक। ब्लेयर एक उत्कृष्ट समुद्री सर्वेक्षक थे। उन्होंने यहाँ के पानी, मिट्टी, हवा, प्रवाह, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति और जीवों के बारे में सविस्तर विवरण सरकार को पेश किया। यह अंडमान द्वीप समूह में किया गया पहला संगठित अभियान तो था ही, साथ ही इन द्वीपों के बारे में और द्वीपवासियों के बारे में लिखा गया यह पहला विश्वसनीय ब्यौरा था। ब्लेयर ने अंडमान द्वीप समूह के गुमनाम द्वीपों का नामकरण भी किया। केंट में स्थित एक जगह के नाम से चैथम जाना गया। वाइपर द्वीप ने ब्लेयर के एक जहाज का नाम अपनाया। अपने समुद्री सर्वेक्षक डैनियल रॉस के नाम से उन्होंने रॉस द्वीप का नाम रखा। सितंबर 1789 में चैथम द्वीप पर लेफ्टिनेंट ब्लेयर और कोलब्रुक अन्य सैनिकों, कारीगरों, मजदूरों और 2 चीनी मालियों के साथ वापस आए। अंडमान द्वीप समूह पर अंग्रेजों का पहला तल जमाने के उपलक्ष्य में यूनियन जैक फहराया गया। ब्लेयर ने चैथम के सम्मुख स्थित नैसर्गिक बंदरगाह को पोर्ट कॉर्नवालिस के निर्माण स्थान के रूप में चुना। आश्चर्य की बात यह है कि चैथम में नौसेना के भंडार को उतारने के लिए बनाई गई लकड़ी की जेटी आज भी कायम है। भयानक मानसूनी बरसात और मलेरिया के प्रकोप से कई जाने गई। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस बस्ती की योजना मई 1796 में अधूरी ही छोड़ दी। 6 दशकों में फिर एक बार अंडमान द्वीप विस्मृति के धुंधलेपन में खो गए। इन द्वीपों को फिर से बसाने की प्रक्रिया शुरू होने के कारण एक अनोखी घटना बनी। यह घटना थी पृथ्वी के 2 विभिन्न छोरों से कलकत्ता आने वाली 2 नौकाओं की आकस्मिक तबाही। ग्रीवसेंट से निकली हुई दी रनीमीड और सिडनी से निकली हुई दी ब्रिटेन, इन दोनों नौकाओं की मंजिल थी कोलकाता। 11 नवंबर 1844 में 2 ब्रिटिश फौजी जहाज अंडमान समुद्र में एक ही तूफान में फंस गए और हैवलॉक के पास सर जॉन लॉरेंस द्वीप पर एक दूसरे से लगभग 1 मील दूरी पर तबाह हो गए। 55 कष्टमय दिनों के बाद भी कर्मी दल अप्रत्याशित रूप से जीवित रहे। बाद में भी दी फ्लाइंग फिश और एमिली जहाजों की तबाही के बाद अंडमान द्वीपों के बारे में
अंग्रेजी सरकार फिर से गंभीरता पूर्वक विचार करने लगी। इन द्वीपों को फिर से बसाने के लिए कारण बनी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ों तक को हिला दिया। सन 1857 भारतीय सिपाहियों का विद्रोह या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। भारत की मुख्य भूमि पर मानो आग सी लग गई। राष्ट्रभक्ति के इस ज्वार पर काबू पाना अंग्रेज सरकार के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता गया। भारत की मुख्य भूमि के सभी बंदी गृह बंदियों से ठसाठस भरे हुए थे। अब हजारों की तादाद में उमड़े इन विद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को रखे तो कहां? यह सवाल सरकार को सताने लगा। सामान्य कैदियों के साथ इन्हें रखना बड़ा ही खतरनाक था। ऐसी स्थिति में देश की मुख्य भूमि से दूर समुद्र से घिरे आदिवासियों से भरा बच निकलने के लिए कोई रास्ता न था। उन्हें और कहां मिलती ऐसी जगह? इसके पहले भी भारतीय बंदियों को सुदूर पूर्व में बनी ऐसी कैदी बस्तियों में भेजा जाता था। अब अंडमान कमेटी ने ऐसी ही कैदी बस्ती इन द्वीपों पर बनाने का सुझाव दिया। जनवरी 1858 में कैप्टन हेनरी मान को कैदी बस्ती बसाने और एल्काट्राज द्वीप की तरह ही एक और कारावास का निर्माण करने के लिए अंडमान भेजा गया। आर्चीबाल्ड ब्लेयर द्वारा बंदरगाह के लिए चुना हुआ पोर्ट कॉर्नवालिस अब पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। मान ने ब्रिटेन की महारानी के नाम का झंडा इन द्वीपों पर लहराया और इसी के साथ शुरू हुई इन द्वीपों की लहूलुहान दास्तान। आज चाथम में खड़ा यह स्मारक हमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इन वीरों की याद दिलाता है। चैथम आरा मिल यह एशिया का सबसे बड़ा और पुराना आरा मिल है और यह मिल आज भी कार्यरत है। पास ही खड़ा संग्रहालय हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है। पानी के किल्लत की वजह से अंग्रेजों को पास ही के रॉस द्वीप पर अपना डेरा जमाना पड़ा। देखिए यह लाल रंग की इमारत जिस पर रॉस लिखा हुआ है। भूतपूर्व अंग्रेजी प्रशासन का यहाँ मुख्यालय हुआ करता था। अब इसकी देखभाल भारतीय नौसेना के जिम्मे है। रॉस द्वीप का विस्तार लगभग 1 वर्ग किलोमीटर है और यह अंडमान द्वीप समूह में से सबसे छोटा द्वीप है। मगर इस द्वीप ने 80 साल से ज्यादा समय तक अंग्रेज सरकार के तल के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इसे अक्सर पूर्व का पेरिस कहा जाता था। अंग्रेज अफसरों के मन में बसा रॉस द्वीप के इस फैशनेबल रूप की वर्तमान में कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है, परंतु पुरानी तस्वीरों में हमें रॉस के इस चमक धमक वाले स्वरूप की झलक मिल ही जाती है। इसी लॉन पर होती थी मशहूर अंग्रेजी टी पार्टियां। ये पार्टियां अंग्रेजी जीवन शैली की एक मिसाल बनी और इसी के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया चाय और दिल लुभाती बढ़िया बेकरी के लिए उनका प्यार। इस सुंदर सी बेकरी से निकलते थे अनगिनत ताजे खुशबूदार केक्स, मफिन्स और कई स्वादिष्ट व्यंजन। रॉस द्वीप के पुरानी इमारतों पर नेवी ने उनके नाम के तख्ते लगाए हैं। इसी कारण आज भी हमें इन पुरानी इमारतों और उनके उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं जंग लगे हुए बॉयलर और बिजली घर के अवशेष। यहाँ भाप की सहायता से बिजली बनाई जाती थी। अंग्रेज सरकार ने यहाँ एक छापाखाना, एक डाकघर, टेनिस के कुछ कोर्ट्स और अफसरों और उनके परिवारजनों के लिए एक तैरने का तालाब भी बनाया था। द्वीप के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक एक दीवार की सहायता से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इस दीवार के उत्तर की तरफ एक छोटी सी पहाड़ी पर यूरोपियन सैनिकों के बैरक्स बने हुए थे और कैदियों को दक्षिण की तरफ रखा गया था। समुन्दर के किनारे बनी अफसरों की मेस और पहाड़ी पर बनी चीफ कमिश्नर का बंगला, ये दोनों इमारतें इस द्वीप की सबसे आकर्षक इमारतें मानी जाती थी। परंतु इस स्वर्ग सी सुंदर जगह को वास्तव रूप देने के लिए क्रांतिकारियों को अपने खून, पसीने और आंसुओं का बलिदान देना पड़ा है।
एक उपनिवेशक शहर बसाने के लिए जंगल साफ करना और बाद में इमारतों का निर्माण करना, इस मुश्किल कार्य में कई राजनीतिक बंदियों ने अपनी जानें गंवाई। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कैदी बस्ती की स्थापना के पहले 3 वर्षों में ही यहाँ लाए गए बंदियों में से लगभग आधे बंदी अपनी जानें गंवा बैठे। अंग्रेजों को यहाँ के आदिवासियों का भी सामना करना पड़ा। 1859 के अप्रैल और मई में 3 भारी झड़पें हुई और अंत में हुई अबरडीन की इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई। इस लड़ाई में आदिवासियों ने अबरडीन की बस्ती पर धावा बोल दिया। इस घटना का स्मारक पोर्ट ब्लेयर की जेट्टी के पास आज भी हम देख सकते हैं। रॉस द्वीप पर स्थित स्मृतिका संग्रहालय में रखे हुए कुछ दस्तावेजों में इस द्वीप के इतिहास के बारे में और भी जानकारी पढ़ने को मिलती है। इसी ही रास्ते पर हमें थोड़ी ही दूरी पर मिलता है प्रेस्बिटेरियन चर्च। स्थापत्य शिल्प का यह सुंदर नमूना किसी कवि की कल्पना से कम नहीं लगता। इसकी मेहराबदार खिड़कियों पर कभी रंगीन शीशे लगे हुए थे। अंदर की तरफ दिखने वाली दीवार पर कभी चर्च का घंटा लटका करता था। आज वहां बरगद की जड़ों ने अपना डेरा जमा लिया है। थोड़ा और आगे हम देख सकते हैं पत्थर की शोक दर्शक शिलाओं से भरा यह कब्रिस्तान। एक रास्ता हमें ले जाता है उबड़ खाबड़ फेरार बीच की तरफ। अपने सुंदर पंखों को सदा सवारते रहने वाले मतवाले पंछी की तरह हुआ करता था यह रॉस द्वीप। आज यह चमक धमक खोकर यहाँ की टूटी फूटी इमारतें पेड़ पौधों की जड़ों से और बेलों से भर गई हैं। आज जैसे भूमिकाओं की अदला बदली हो गई है। अंग्रेजी सरकार की सत्ता और अत्याचार के प्रतीक ये भव्य इमारतें आज प्रकृति के भयानक शिकंजे में जैसे फंस गए हैं और इस शिकंजे से उनके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अंग्रेज सरकार की बसाई हुई यह कैदी बस्ती जल्द ही अपनी जरूरत से ज्यादा विकसित हो गई है। पहरेदारों की कम होती संख्या और मलेरिया, निमोनिया और यातनाओं की वजह से तेजी से बढ़ते मृतकों की संख्या, इन दोनों कारणों की वजह से अंग्रेज सरकार ने बंदरगाह की दूसरी तरफ एक अलग बंदीगृह बनाने का निर्णय लिया। 1859 में अंग्रेजों ने इस द्वीप पर डेरा जमाया और ब्लेयर के मशहूर जहाज के नाम से उसका नामकरण किया वाइपर। 1864 में यहाँ अंडमान द्वीप समूह का पहला जेल बनवाया गया। बंदियों को जंजीरों में रखा जाता था। इस द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर स्थित लाल ईंटों से बने गुंबद में था फांसी का तख्ता। यहाँ पर दिख रहा है यह लकड़ी का 150 साल से भी पुराना एक मजबूत बीम। इस बीम पर लटकाए गए रस्सी की सहायता से बंदियों को फांसी पर चढ़ाया जाता था। यहाँ फांसी पर चढ़े कैदियों में से सबसे मशहूर कैदी था एक पठान, शेर अली। इन्होंने भारत में उन दिनों के सबसे बड़े व्यक्ति भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। 8 फरवरी को भारत के वाइसरॉय रिचर्ड साउथवेल बर्ग उर्फ 6वें अर्ल ऑफ मेयो सूर्यास्त का आनंद लेने दक्षिण अंडमान के सर्वोच्च बिंदु माउंट हैरियट गए। रॉस द्वीप वापस जाने के लिए जब वो होप टाउन जेटी पर आए तो अंधेरा हो चुका था। वहाँ घात लगाए बैठे शेर अली ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद हिंदुस्तान के साथ पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई तब निर्वासित जनों को भारत सरकार ने लिया। बड़ी तादाद में बाहर से आते निर्वासितों से अंडमान की स्थानिक आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष आरक्षित वन क्षेत्र और द्वीप नियत किए गए। बांग्लादेश, बंगाल और साथ ही में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय प्रदेशों से लोग आए और उन्होंने यहाँ अपने घर बनाए। आज इस द्वीप समूह ने एक निराला ही रूप धर लिया है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता के साथ ही अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं और साफ सुथरे समुद्र तट की मन भावन जलवायु का मजा लूटते हैं।
अंडमान द्वीप समूह की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिखरे मोतियों की खोज करना, और इसी यात्रा में हम कहीं न कहीं खुद को भी ढूंढ लेते हैं। ये कहानी है प्रबल सत्ता, सहनशीलता और अतुलनीय साहस के जरिए इतिहास का स्वरूप बदलने का प्रयास करते अनगिनत लोगों की।